हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू द चैनल FIL। तो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर दो दिव्यता का अंत। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। पिछली वीडियो में बर्लिन की दीवार के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया था और USSR का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। सोवियत प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएँ, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारे सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। क्योंकि कोरोना से पहले हर साल 6 नंबर में सोवियत संघ के विघटन के कारण या परिणाम आते ही थे फाइनल में। तो हम इस टॉपिक को हल्के में ले नहीं सकते, हो सकता है इस बार भी फाइनल में ही आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महाशक्ति होने के बावजूद किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हो गया, कारण स्पष्ट करें। तो मुद्दा ये है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ, उनमें से एक सोवियत संघ भी है। पूरे विश्व में अमेरिका को छोड़ के सोवियत संघ का मुकाबला ना तो कोई देश कर सकता था और ना ही देशों का संगठन मिलकर के भी नहीं सोवियत संघ को हरा सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उन कारणों पे हम चर्चा करेंगे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, एक महाशक्ति का विघटन हुआ। तो यह बात सत्य है कि एक महाशक्ति होने के बावजूद सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो जो हमारा पहला है, लोगों की आकांक्षा का पूरा ना होना। तो लोगों की आकांक्षा पूरी क्यों नहीं हो रही थी और ऐसा क्या हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो तानाशाही थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ में भ्रष्टाचार फैल गया और खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई। ऐसे में जनता अपने आप को सरकार से जोड़ के नहीं देख पा रही थी और लोगों की जो इच्छाएं हैं, वो आकांक्षा हैं, वो पूरी नहीं पा रही थी। ऐसे में लोगों के क्रोध में वृद्धि हो गई, आक्रोश में वृद्धि हो गई, जो उसके विघटन का कारण बना। जैसे कि देखते हैं, समतामूलक समाज पर आधारित सोवियत व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण जनता अपने आप को सरकार से जोड़कर नहीं देख पा रही थी, जिससे लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई और वो उसके विघटन का एक कारण बना। ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरा मुद्दा है या दूसरा पॉइंट, संसाधनों का गलत उपयोग। मतलब कि सोवियत संघ के पास संसाधन की कोई कमी नहीं थी, अमेरिका को टक्कर देने के लिए बहुत थी, लेकिन सोवियत संघ ने गलती क्या करी, उसने अपने अधिकतर संसाधनों का उपयोग अपने गठबंधन में शामिल देशों पर खर्च कर दिए और हथियारों की होड़ में पैसे खर्च कर दिए। उसने देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया ही नहीं। ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वो उसके विघटन का कारण बना। जैसे कि लिखा हुआ है, सोवियत सरकार अपने संसाधनों का अधिकतर उपयोग गठबंधन में शामिल देशों पर और हथियारों की होड़ पर कर रही थी, जिसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और वह उसके विघटन का एक कारण बना। जाहिर सी बात है, दोनों को बैलेंस करके चलना था और यही गलती सोवियत संघ ने करी। अमेरिका इस मामले में बहुत अच्छा था, उसने अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया और सोवियत संघ का मुकाबला भी किया, इसी वजह से वो जीत पाया। हमारा तीसरा पॉइंट है, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। मतलब तो सोवियत संघ में काफ़ी समय से सरकार के द्वारा ये प्रचार करवाया जा रहा था कि सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका से बहुत अच्छी है। ठीक है, हम उनसे काफ़ी आगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला तो उनका भ्रम टूटा कि हम तो बहुत ही पीछे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है और अमेरिका हमारे से काफ़ी आगे है। ऐसे में जनता क्रोधित हो गई और उन्होंने आंदोलन किया और वो उसके एक विघटन का कारण बना। देखते हैं, सोवियत सरकार काफ़ी समय से अपनी जनता के मध्य यह गलत प्रचार कर रही थी कि सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से काफ़ी आगे है, परंतु जब जनता को सच का पता चला तो जनता में आक्रोश बढ़ा और वह विघटन का कारण बना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सोवियत सरकार का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। मीन्स जैसे कि आपको पता है कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का रास्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का, और उसके अलावा सत्ता में कोई दूसरी पार्टी आती नहीं थी और आ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो आने नहीं देती थी। ठीक है। अब ऐसे में जब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे
वो अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में राजनीति में या प्रशासनिक तौर पर कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में सोवियत सरकार का जो प्रशासनिक रूप और राजनीतिक ढांचा है उसमें गतिरोध हो गया, मतलब स्टे हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं, बदलाव हुआ ही नहीं। ठीक है, अब बदलाव नहीं हुआ तो ऐसे में वो उसके विघटन का कारण बना। सोवियत संघ के अंतर्गत केंद्रीकृत सत्ता का शासन था। केंद्रीकृत सत्ता का शासन मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी का राज था केवल, जिसमें एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो कि तानाशाही थी। ठीक है, और जनता के प्रति जवाबदेही तो थी नहीं, और वैसे भी सरकार की आलोचना की नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ऐसे में लोग अपना गुस्सा कार्टून में भी या वैसे पोस्टर बना करके अपना गुस्सा व्यक्त करते थे, डायरेक्ट नहीं आलोचना कर सकते थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ में प्रशासनिक व राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, गति का रुक जाना, ठीक है, बदलाव ना होना, गतिरोध का मतलब। क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ पे थी नहीं, तानाशाही सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो बदलाव हुआ ही नहीं। और समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और जनता भी चाहती थी बदलाव, लेकिन वो बदलाव हो नहीं रहा था, तो वो उसके विघटन का कारण बन गया। पांचवा पॉइंट है हमारा गोर्बाचेव के प्रयत्न। तो पिछली वीडियो में हमने गोर्बाचेव के बारे में देखा था कि गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के लास्ट आखिरी राष्ट्रपति रहे हैं, तो इन्होंने बाकी नेताओं के मुकाबले सोवियत संघ में सुधार करने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वो उनकी जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इनके जो सुधार थे उनकी गति बहुत धीरे थी, और जनता चाहती थी कि जल्द से जल्द कोई ऐसा बदलाव हो जाए। ठीक है ना, खुलापन चाहती थी, लोकतंत्र को चाहती थी वो। और प्लस दूसरी तरफ जो पार्टी के नेता थे उनके विशेषाधिकारों में कमी हो रही थी। अब कमी हो रही थी तो वो खुश तो थे नहीं, तो बाकी के नेताओं ने गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया। तो ऐसे में ना तो पार्टी की तरफ से गोर्बाचेव को सपोर्ट मिला और ना ही जनता ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो सुधारों की धीमी गति के कारण जनता अपना आपा खो बैठी और आंदोलन किया, और सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। जैसे लिखा हुआ है, गोर्बाचेव के सुधारों की नीतियों के परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के विशेषाधिकारों में कमी आने के कारण सदस्य संतुष्ट नहीं थे। क्यों खुश होगा कोई? पावर में कमी हो रही है। ठीक है, पहले और जो नेता रहे हैं गोर्बाचेव के अलावा, वो सत्ता में बने रहना चाहते थे, विशेषाधिकारों का मजा ले रहे थे, लेकिन गोर्बाचेव प्रयत्न करना चाहता था, और इसी प्रयत्न से जो नेता लोग हैं उनके विशेषाधिकारों में कमी हो रही थी और वो संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में फिर उन्होंने गोर्बाचेव को सपोर्ट किया नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो सुधारों की धीमी गति के कारण जनता जो है खुश नहीं थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं, गोर्बाचेव प्रयत्न कर रहा था सुधार करने की, तो 1917 से लेकर कितने सालों तक जो है एक जैसा शासन रहा। अब इतने सालों की जो कमियां हैं वो एकदम से दूर होगी नहीं। जनता चाह रही थी हैरी पॉटर की छड़ी कोई घुमा दे और तुरंत फटाफट कुछ हो जाए, तो सुधार तो धीरे धीरे होगा। तो ऐसे में जनता अपना आपा खो बैठी, खुश नहीं थी, और ये सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। हमारा छठा पॉइंट है राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, तो ये अगर एक नंबर में कोई पूछे कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो मैं कहूँगा राष्ट्रवादी भावना का उदय। क्योंकि राष्ट्रवादी जो भावनाएं होती हैं वो देश को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती हैं। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का मतलब है देश के प्रति प्रेम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें जैसे कि जब हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो मुसलमानों में राष्ट्रवादी की भावना थी उससे देश का विभाजन हो गया। ठीक है, देश में और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है जो राष्ट्रवादी भावनाओं को बताते हैं। तो सोवियत संघ में भी ऐसी हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय कहीं ना कहीं गोर्बाचेव के प्रयत्नों के कारण भी हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जो उसने सुधार करने का प्रयास किया था सोवियत संघ में, खुलेपन की नीति लागू उसने करी थी, वो लोगों ने उसको एंजॉय किया एक तरीके से, लेकिन वो थोड़े समय के लिए था। अब लोग चाहते थे कि पूर्ण रूप से लोकतंत्र आए, लोगों को आज़ादी मिले,
ठीक है। ऐसे में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय कहीं ना कहीं हुआ गोरोचेव के प्रयत्नों के कारण, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के विशाल आकार और आंतरिक गड़बड़ियों के कारण भी राष्ट्रवादियों का उदय हुआ या राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। ठीक है, देखते हैं। एक तरफ जहां गोरोचेव के प्रयत्नों के कारण जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ के विशाल आकार और आंतरिक गड़बड़ियों के कारण राष्ट्रवादियों या राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। ठीक है, इस प्रकार की जो भावनाएं थी मोस्टली रूस में, बेलारूस में और यूक्रेन में थी, तथा सर्वप्रथम इन्हीं देशों के द्वारा जो है सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। तो पहली बात क्या थी, गोरोचेव के प्रयत्नों के कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं का लोगों में उदय हुआ, और दूसरी तरफ जो आंतरिक गड़बड़ियां चली आ रही थी सोवियत संघ के अंदर, उन गड़बड़ियों ने भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। ऐसे में सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य हैं उन सभी में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ, आंदोलन किया गया, और जो सर्वाधिक आंदोलन हुए रूस, बेलारूस, यूक्रेन में हुए, और इन्हीं देशों के द्वारा सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था लोगों की आकांक्षा का पूरा ना होना, दूसरा संसाधनों का गलत उपयोग, तीसरा पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार, सोवियत सरकार का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध होना मतलब रुक जाना, गोरोचेव के प्रयत्न और राष्ट्रवादी भावना का उदय। तो हमारा अगला जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो एक महाशक्ति का विघटन हुआ है पूरे विश्व में, सबसे जो अमेरिका को टक्कर देती थी। तो इसके कुछ निम्नलिखित परिणाम हुए, जैसे कि एक महाशक्ति अर्थात सोवियत संघ के विघटन का जो है समकालीन विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा, और इसके विघटन के निम्नलिखित परिणाम हुए। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियों का उदय हुआ। दोनों महाशक्तियों के उदय होने के साथ ही शीत युद्ध का जो काल है वह आरंभ हो गया। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यह शीत युद्ध जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था वह समाप्त हो गया। देखते हैं। शीत युद्ध काल का वह दौर जिसकी शुरुआत दो महाशक्तियों के उदय के साथ हुआ वह सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हो गया, अर्थात शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि दो महाशक्तियों उदय के साथ ही शीत युद्ध का काल आरंभ हुआ था। तो जब दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का काल भी समाप्त हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है दो ध्रुवीयता का अंत। तो जब दोनों महाशक्तियाँ अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहती थी एक दूसरे से, तो दोनों ने एक दूसरे की होड़ में अपने 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 गठबंधन बनाए। ठीक है, और जिससे कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई थी, दुनिया दो भागों में बट गई थी। तो जब एक महाशक्ति खत्म हो गई तो एक दुनिया का जो पतन हो गया, दूसरी दुनिया के जो देश थे उनका पतन हो गया। ठीक है, ऐसे में दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दो महाशक्तियों की आपसी होड़ के कारण जिस दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई थी वह 1991 में समाप्त हो गई, अर्थात विश्व एक ध्रुवीय हो गया। एक ध्रुवीय मतलब जहाँ पे एकमात्र महाशक्ति हो वह एक ध्रुवीय, और जहाँ पे दो महाशक्तियाँ हो दो ध्रुवीयता, दुनिया का दो भाग में पड़ना दो ध्रुवीयता, और एक ध्रुवीय विश्व में मतलब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वह है अमेरिकी वर्चस्व। तो जाहिर सी बात है जब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का पतन हो गया तो एक ही बची अमेरिका। और वर्चस्व का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जिसका दबदबा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। तो अमेरिका का इन तीनों क्षेत्रों में वर्चस्व है, दबदबा है पूरे विश्व में। तो सोवियत संघ के पतन के बाद पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा, जिसका मुकाबला ना तो कोई देश ना देशों का संगठन मिलकर कर सकता था। यूएसएसआर के विघटन के पश्चात समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसका मुकाबला ना कोई भी देश नहीं कर सकता था। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका वर्चस्व देखा जा सकता है। तो वर्चस्व शब्द का मतलब इस लाइन से पता लगता है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका वर्चस्व देखा जा सकता है। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वह है नए देशों का उदय, नए राष्ट्रों का उदय।
तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ राष्ट्रों ने साम्यवादी को ही अपनाए रखा, जबकि कुछ ने पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, मतलब पूंजीवाद को अपनाना चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ राष्ट्रों ने साम्यवादी को ही अपनाए रखा, जबकि कुछ पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, जैसे कि नाटो। ठीक है, जो ये नए देश थे उनमें यूक्रेन भी था, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और यह जो देश हैं नाटो में जाना चाहते हैं, यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, ईयू में, यूरोपीय यूनियन में। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है हमारा, वह है हथियारों की होड़ की समाप्ति। तो जो होड़ दोनों में लगी हुई थी, और देखा जाए तो उन दोनों महाशक्तियों के बीच में होड़ की वजह से शीत युद्ध का काल का जो है आरंभ हुआ था। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ये हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। तो शीत युद्ध की शुरुआत होने के प्रमुख कारणों में से एक हथियार की होड़ का होना था, जो यूएसएसआर के विघटन के साथ समाप्त हो गई। बिल्कुल ठीक है, दोनों में होड़ की वजह से, हथियारों की होड़ की वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ था, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और शीत युद्ध का काल भी खत्म हो गया। हमारा जो छठा मुद्दा है वह है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस। ठीक है, एक परिणाम ये भी है। तो मैंने शुरू में जब बताया था कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना है सोवियत संघ, तो उसमें सबसे बड़ा रूस है, सबसे बड़ा भी है, सबसे शक्तिशाली भी था। इसी वजह से सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। यूएसएसआर के 15 गणराज्यों में से रूस आकार में काफ़ी बड़ा था और शक्तिशाली था, जिस कारण यूएसएसआर के विघटन के बाद उसे यूएसएसआर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी गई। तो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं, उनमें से सोवियत संघ भी था जिसके पास वीटो पावर है। तो जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, जिससे जो सोवियत संघ के पास वीटो पावर थी, वो स्थायी सदस्यता थी, वो रूस को दे दी गई। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम एक बार नज़र मार लेते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक मानचित्र पर नए देशों का उदय हुआ। हथियारों की होड़ जो शीत युद्ध के काल के आरंभ में लगी थी दोनों महाशक्तियों के बीच में, वह सोवियत संघ के विघटन के पश्चात होड़ भी समाप्त हो गई, और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी गई। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो आगे की चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। आज के लिए बाय बाय।